गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग कैसे सर। गुड कैसे मॉर्निंग हैं सर। कैसे हैं आप सब? जी, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे आईपीसी में भाई? लास्ट सेक्शन हमने कौन सा डील किया था? सेक्शन 372। 372 हमारा हो गया था जी। 373 ये बात करता है बाइंग माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा। Whoever buys, hires, or otherwise obtains possession of any person under the age of 18 years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine. देखिए, ये वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को खरीदना बता रहा है 373। ठीक है, 372 में तो बेचना आ रहा था और 373 में खरीदना आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अवधि सजा की वहाँ भी 10 वर्ष है, यहाँ भी 10 वर्ष है। और एट एनी एज का क्या मतलब है इसमें? एट एनी एज आपने देखा होगा कि कई बार बहुत कम उम्र की बच्चियाँ खरीदी और बेची जाती हैं, तो देखिए वो उस टाइम तो प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, प्रयोग नहीं की जा सकती उस क्षेत्र में, लेकिन उनका पर्पज़ यही रहता है कि जब ये इस लायक हो जाएंगी, इनकी एज इस लायक हो जाएगी, तब इनको प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेला जाएगा। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस एज में खरीदारी, उनकी खरीद फरोख्त की जा रही है। 372 में क्या हो रहा है? बेचा जा रहा है, और 373 में उन्हीं प्रयोजनों के लिए खरीदा जा रहा है। तो बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों के लिए 372 बेचने वाले पे लगेगी और 373 खरीदने वाले पे लगेगी। इज दैट क्लियर? एक्सप्लेनेशन है इसका, ये कहता है, दो एक्सप्लेनेशन है इसके। एनी प्रोस्टिट्यूट और एनी पर्सन कीपिंग और मैनेजिंग अ ब्रोथल, वो स्पष्टीकरण है जो आपको 72 में भी पढ़ा था हमने। हु बाइज, हायर्स और अदरवाइज ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ ए फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स shall be until the contrary is proved be presumed जी be presumed to have obtained possession of such female with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution। इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कह रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु की जो नारी है, उसे जो खरीदने वाली है, भाड़े पर लेने वाली है, या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करने वाली है, अगर कोई वो इस प्रकार के धंधे में लिप्त है, तो अगर अदरवाइज कॉन्ट्रेरियली उसको साबित ना कर दिया जाए, तो तब तक यही प्रजम्पशन की जाएगी कि वैसा जो व्यक्ति है जो उसको खरीद रहा है, वो उसको इन पर्पजों के लिए ही खरीद रहा है जो यहाँ पर्पज बताए गए हैं। इज दैट क्लियर? ये प्रजम्पशन की बात कर रहा है जो स्पष्टीकरण 1 है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इसका कह रहा है कि इलिसिट इंटरकोर्स हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 372। 372 में जो हमने स्पष्टीकरण पढ़ा था 2, जिसमें इलिसिट इंटरकोर्स बताया गया था, वो इस धारा के लिए भी सेम मीनिंग है उसका, जो वहाँ है वही यहाँ है। इज दैट क्लियर जी? यस सर। 374 बात कर रहा है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर की। अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, इसको अगर शुद्ध भाषा में इसको हम एक शब्द से समझें तो इसको बोलते हैं बेगारी। बेगारी कराना, विधि विरुद्ध कंपल्सरी लेबर। आपने देखा होगा कि जबरन जो है वो परिश्रम कराया जाता है, ठीक है? तो विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम,
समझ पा रहे हो 374 को? ये कह रहा whoever unlawfully compels any person to labor against the will of that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. जी, क्या समझे भाई? 374 कुछ समझ आया? सर ये जो बेगार कराते हैं, जैसे किसी को पकड़ के जबरदस्ती काम करवाना, तो भैया काम का फंड में बिना पैसे के, बिल्कुल वही आएगा। अनलॉफुल है ना, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। अगर आप किसी को पैसे दे के काम करा रहे हो तो फिर तो लॉफुल हो गया, वो आप पैसा दे रहे हो, वो काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ आप जबरिया तौर पे किसी से कार्य करा रहे हो तो 374 अप्लाई हो जाएगा और 374 के तहत 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना भी है, या दोनों हो सकते हैं। जी, इज दैट क्लियर भाई? आगे बढ़े? Yes, sir. जी, अब अगला जो इसका पोर्शन है, चैप्टर नंबर 16 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 16 का जो अगला पोर्शन है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करता है, यौन अपराध के विषय में बात करता है। और ये 375 इसकी पहली सेक्शन है जो रेप को परिभाषित करती है, बलात्कार, रेप इन इंग्लिश। ठीक है, और उर्दू में क्या बोलेंगे इसको? फिरोज खान साहब क्लास में हैं। जी सर। उर्दू में रेप को क्या कहते हैं? बिस्तरी सर। हैं? हम बिस्तरी। सर जबरदस्ती। जी, लिख लीजिए, जिना बिल जब्र। जी, कहाँ समझे? यस सर, हमारे यहाँ जिना बोलते हैं इसको। हाँ, तो जिना बिल जब्र। यस सर। हाँ, ठीक है। चलिए, देखिए, जो रेप की परिभाषा है वो काफ़ी हद तक अब चेंज कर दी गई है। पुराना बेरक्ट किसी के पास नहीं होना चाहिए। पुराने बेरक्ट में कुछ और कहानी मिलेगी और जो नए बेरक्ट हैं उनमें कुछ और कहानी मिलेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई ऐसा तो नहीं क्लास में जो पुराना बेरक्ट लेके पढ़ रहा हो? जी, सभी के पास लेटेस्ट बेरक्ट है? यस सर। जी, अच्छी Yes, बात। sir. हाँ, बेरक्ट आपके लेटेस्ट ही होने चाहिए। देखिए, कानून जो है एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो यदा कदा अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो 2013 में अमेंडमेंट हुए, 18 में अमेंडमेंट हुए, तो एक तरह से बिल्कुल सारा का सारा परिदृश्य वो चेंज हो गया। ठीक, एक बार एक कोचिंग में हमारे यहाँ लड़की आई थी, वो बेचारी जो है, मैंने देखा उसका बेरक्ट, तो बेरक्ट के जो पेपर थे वो पीले हो रखे थे। मेरा ध्यान पड़ा, अब पीला कब होता है पेपर? जब बहुत ज़्यादा पुराना होता है तो उसका कलर फेड हो जाता है, वाइट से वो जो है वो येलोइश हो जाता है। तो मुझे लगा कि इसका बेरक्ट जो है वो अप टू डेट नहीं है। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा बेटा बेरक्ट कौन से साल का है? तो उसने बेरक्ट बताया मुझे, वो आई थिंक इट वाज 1998 का। ठीक है, और मैंने पूछा तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो बोले कि 1999। मैंने कहा अपने जन्म से भी 1 साल पहला बेरक्ट लेके पढ़ेगी
तो कैसे चलेगा? क्योंकि देखिए ये अमेंडमेंट, अब नए नए अमेंडमेंट आपको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखिए जो 375 है, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि रेप को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 376 मत लगा देना। 76 पीनल क्लॉज है और 75 डेफिनेशन क्लॉज है। तो यदि आपसे डेफिनेशन के विषय में बात करेगा तो यू विल हैव टू टिक सेक्शन 375। इज दैट क्लियर? यस सर। जी, यस सर। तो ये सवाल आया हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सवाल आया हुआ है कि उसने पूछा है कि रेप को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो वहाँ आपको 4 सेक्शन दे देंगे, 76 दे देंगे। क्योंकि देखिए नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में ना 76 का इस्तेमाल किया, जैसे जैसे मर्डर के लिए 302 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि परिभाषा आपसे पूछा जाए तो परिभाषा 302 में नहीं है। परिभाषा कहाँ है मर्डर की, गायत्री? 300 में। सर 300 में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखिए 375 जो ब्लात्संग है, अब ब्लात्संग को यहाँ 4 हिस्से इसकी परिभाषा में हैं, का, खा, गा, घा। इन 4 अवस्थाओं को बताया गया है। ये 4 अवस्थाएं यदि कोई किसी स्त्री के साथ करता है, ये कह रहा है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। ठीक है। हालांकि इन 4 ऑप्शंस में से जो ये 4 प्रकार बताए गए हैं, इनमें से कुछ बातें तो ऐसी हैं कि कोई महिला भी महिला के साथ कर सकती है इसमें, लेकिन वहाँ परिभाषा में अ मैन शब्द, हालांकि विधि आयोग की सिफारिश ये थी कि मैन के स्थान पे पर्सन रखा जाए। ठीक है। तो मैन के स्थान पे यदि पर्सन रखा जाता तो क्या होता? मैन एंड वुमेन दोनों इंक्लूड हो जाते दोनों ही सर। हाँ, वो दोनों इंक्लूड हो जाते हैं इसमें, लेकिन विधि आयोग की ये सिफारिश नहीं मानी गई। हालांकि विधि आयोग की सिफारिश पर ही ये चारों पार्ट इसमें इंक्लूड किए गए। पहले जो पुरानी रेप की परिभाषा है उसमें जो है वो पेनिट्रेशन मस्ट था, बस पेनिट्रेशन इज रेप के लिए पेनिट्रेशन होना जरूरी था। लेकिन अब यहाँ क्या क्या इन्होंने बता दिया, ए बी सी डी, ये 4 चीज़ आपको नज़र आ रही हैं अपने बैरक में। यस सर। हाँ, तो इनको आप चाहें तो मैं आपको पढ़ा के समझाऊं, या आप चाहें तो इन्हें स्वयं पढ़ लें। थोड़ा सा महिलाएं क्लास में हैं तो आपको अगर अदरवाइज़ ना लगे तो मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप लोग अगर कहें कि सर हम खुद पढ़ लेंगे तो हम इसे आगे बढ़ते हैं छोड़ते हुए। बताइए आप लोग क्या इरादा है आप लोगों का? सर आगे बढ़ना है, हम इसको खुद पढ़ लिया सर हमने। जी, क्या सैयदा क्या बोल रहे हो? सर इसको, सर मैं ये कह रही हूँ इसको हमने खुद पढ़ लिया है, आप आगे से पढ़ा दें। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वैसे आप लोगों को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। कल कोर्ट में खड़े होके आपको इस बात पे आर्गूमेंट्स भी करने पड़ेंगे। अगर आप कल जज बनेंगे तो आपको ये सुनना भी पड़ेगा और आपको समझना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, इनको आप देख लीजिएगा स्वयं। तो कह रहा है कि तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है जहां ऐसा निम्नलिखित 7 भांति की परिस्थितियों के अधीन किया जाता है। अब ये 7 परिस्थितियां हैं, ठीक है, ये 7 परिस्थितियां भी ध्यान रखना। ठीक है, 7 परिस्थितियों का भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कितनी सर्कमस्टेंसेस हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रेप होगा। तो सबसे पहला कह रहा है फर्स्टली अगेंस्ट हर विल, उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, क्या समझे? यदि स्त्री की इच्छा नहीं है और उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कृत्य जो 375 के ABCD 4 पॉइंट्स में बताया गया है, वैसा कृत्य यदि उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है तो ये कहा जाएगा कि रेप किया गया। दूसरा कह रहा है, सेकेंडली कह रहा है विदाउट हर कंसेंट,
ये कह रहा है कि उस स्त्री की सम्मति के बिना। ठीक, कहा समझे? अब इच्छा के विरुद्ध और सम्मति के बिना, ये दो शब्द जो है बड़े कंफ्यूजिंग से लगते होंगे आप लोगों को, मुझे भी लगते थे पहले यस सर। कि सर बात तो एक ही है। जी, गुड़िया रिजवी जी सर की। लेकिन वर्ड जो है वो सेम लगते हैं दोनों। दोनों वर्ड जो है वो सब सेम ही लगते हैं, इच्छा भी और सम्मति भी। तो फिर ये अलग अलग क्यों लिखे इन्होंने? गुड़िया जी, आप अपना माइक खोल रहे हैं बार बार और बार बार बंद कर रहे हैं। आपको कुछ कहना है तो खुल के कहिए, और नहीं तो इसको बंद रखिए, डिस्टरबेंस आता है दूसरी साइड से। जी सर सम्मति जबरदस्ती या डलो में प्रभाव में भी दी जा सकती है। जी, और इच्छा? इच्छा सर उसकी विदाउट प्रेशर, विदाउट दबाव के। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट केस आया था, मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है उसे। महाराष्ट्र का केस था, मथुरा उस लड़की का नाम था, इसलिए मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है। उसमें जो पुलिस कांस्टेबल थे दो, उन्होंने उस लड़की का थाने में रेप किया था। तो वहाँ उस लड़की के शरीर पे या कुछ ऐसा नहीं मिला था कि उसने कुछ अपोज किया हो उस कृत्य का। ठीक है, तो अपोज नहीं किया था, इसका मतलब कोर्ट ने ये मान लिया था कि उसकी इच्छा थी। ठीक है, उसकी विल को कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि चूंकि इसने कोई अपोज करने का कोई इस प्रकार, भाई अपोज बंदा करेगा तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े में कोई निशान आएगा, कोई चोट लगेगी, कुछ होगा, बॉडी पे कुछ मार्क्स आएंगे ऐसे। तो ऐसे वैसे कोई मार्क्स नहीं थे। तो मथुरा रेप कांड में कोर्ट ने एक्यूज को बरी कर दिया था इस आधार पे कि लड़की की इच्छा थी, चूंकि उसने कोई विरोध नहीं जताया। विरोध जताने का कोई इस प्रकार के कोई मार्क्स, मान लीजिए उसकी तरफ से जो रेप के एक्यूज थे उनके बॉडी पे कोई खरोंच वगैरह के इस टाइप के कोई प्रतिरोध के कोई मार्क्स नज़र नहीं आए, तो उसकी इच्छा मान ली गई थी। डिस्पाइट अपोज, मान लीजिए वो जो है अपोज नहीं किया जा रहा उसकी तरफ से, तो उसकी इच्छा मान ली जाती है। ये माना गया था उस मथुरा रेप केस में। ठीक है, दूसरी चीज़ है कंसेंट। ठीक है, तो इच्छा का मतलब है अनिच्छा ना दर्शाना, इच्छा मान लिया जाता है, अनिच्छा ना दर्शाना। समझ रहे हो ना? इज दैट क्लियर? यस सर। जी जी सर। अब दूसरी बात आ रही है कंसेंट। अब कंसेंट, मान लीजिए एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर के पास कोई लड़की किसी टेस्ट के लिए, सर्जरी के लिए जाती है, और उसको डॉक्टर ने ऐसा बताया कि दिस एक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। तो वैसी अवस्था में उसकी इच्छा, वो विरोध तो नहीं कर रही, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ हर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वहाँ उसने विरोध तो नहीं किया, लेकिन जो कंसेंट है उसकी, और कंसेंट है, लेकिन कंसेंट कैसी है? कंसेंट उसको भ्रम में डाल के ली जा रही है। जी, तो वैसी कंसेंट कैसी कंसेंट मानी जाएगी? फ्री मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? जी, फ्री कंसेंट मानी जाएगी। कंसेंट ही मानी जाएगी उसको। नहीं, फ्री, देखिए हमने कंसेंट आईपीसी की कौन सी धारा में पढ़ा है? कंसेंट हमने आईपीसी की कौन सी धारा में पढ़ा है पीछे? राहुल गुप्ता, सैयदा, एनू, जोया,
यस सर सर 88, 89 और स्पेसिफिक स्पेसिफिक 88 में है, 87 में। अरे जहाँ आपको पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच रहे हो आप, 87 88 में घूम रहे हो। 90 सेक्शन 90 पढ़ो आईपीसी का, सेक्शन 90। यस सर 90 भी है, 87, 88, 80, 90। अरे डायरेक्ट, चैप्टर 90 में है वो भय या भ्रम हाँ के डायरेक्ट 90 भय पढ़ो। भ्रम के अधीन दी गई। हाँ स्पेसिफिकली 90 डिनोट करता है, आपको बताता है कि 90 कह रहा है कि सम्मति कैसी होनी चाहिए। एक बार पढ़िए सेक्शन 90 को, पढ़िए कोई सेक्शन 90 आईपीसी को पढ़िए भाई। सेक्शन 90 है सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशय है। यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति, भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी, तो वो सम्मति जो उस लड़की ने डॉक्टर को दी थी वो तथ्य के भ्रम में डाल के तो ली गई उससे, जी सर, है ना। तो यानी कि वो सम्मति नहीं है, सेक्शन 90 से हिट हो जाएगी वो सम्मति। ठीक है, यानी कि सम्मति होने के बावजूद भी वो सम्मति के बिना एक्ट माना जाएगा। गायत्री, जी समझ रहे हो? आगे बढ़ें। थर्डली कह रहा है विद हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, विद हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन whom she is interested in fear of death or of hurt। तो तीसरे वाली सम्मति है, इसमें सम्मति तो है, सम्मति दी हुई है, लेकिन क्या है, जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है मृत्यु या उपैति के भय में डालकर अभिप्राप्त की हो। तो यहाँ सम्मति तीसरे में कंसेंट है, लेकिन कंसेंट यहाँ भी क्या हो जाएगी, सेक्शन 90 से हिट हो जाएगी भाई। क्या समझे? क्योंकि यहाँ सम्मति कैसे प्राप्त की जा रही है, या तो उसको मृत्यु का भय दिखाया जा रहा है, उपैति का भय दिखाया जा रहा है, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को रखा जा रहा है उस भय में जिससे वो स्त्री हितबद्ध है। हितबद्ध से क्या मतलब है भाई? उस स्त्री का हस्बैंड है, उस स्त्री का भाई है, बाप है ना, कोई ऐसा बच्चा बच्ची बेटा, कोई इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जिसमें वो स्त्री हित रखती है, हितबद्ध है। जी क्या समझे? पारुल सिंगल क्लास में है, समझ आ रहा है पारुल? जी हाँ जी सर। आप क्लास में बहुत मतलब काफी दिनों बाद देख रहा हूं मैं आपको। सर कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब कैसी है? ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। जी समझ आ गया भाई? थर्ड वाला पोर्शन समझ आ गया अनु? जी सर, जी यस सर। ओके। फोर्थली कह रहा है विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married। चौथा कह रहा है कि उस स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है, और उसने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो जो पुरुष है वो तो जानता है कि मैं उसका वैध पति नहीं हूँ, विवाहित पति नहीं हूँ, लेकिन वो जो स्त्री है वो कंसेंट इस वजह से दे रही है कि वो मान के चल रही है कि यही वो व्यक्ति है जिससे मैं वैध रूप से विवाहित हूँ। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में जो उसकी कंसेंट है वो कंसेंट भी कैसी हो रही है, वो भी तथ्य के भ्रम में है।
लेकिन उसमें से वो जानता है, पुरुष जानता है कि आई एम नॉट हर हस्बैंड, बट जो लेडी है वो ये मान के चल रही है, ये विश्वास करने का कारण रखती है कि जो ये वही व्यक्ति है जिससे मेरा विवाह हुआ है। वैसी अवस्था में यदि ऐसा कृत्य किया जाएगा तो भी रेप की परिभाषा में आ जाएगा। जी राहुल गुप्ता जी, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जी। गुड़िया रिजवी जी, आप कहाँ से हैं? आज मुझे पहली बार आप नज़र आ रही हैं क्लास में। गुड़िया रिजवी, लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। पहले भी क्लास जी में सर। जुड़ी हैं आप हमारे साथ? जी सर, मैं 1-2 बार ले चुकी हूँ। ओके 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 जी। क्लास में पहली बार कौन है आज भाई? फर्स्ट टाइम हु इज टेकिंग माई क्लास? आई थिंक सभी रेगुलर गुड लोग हैं। मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। सर, मैं फर्स्ट टाइम। बुशरा आई एम अंसारी। फ्रॉम मुजफ्फरनगर। अरे वेरी गुड बुशरा जी। क्लास में 2 बुशरा हैं, बुशरा अहमद और बुशरा अंसारी। बुशरा मलिक भी आई थी लेकिन वो लेफ्ट कर गई क्लास से। जी, मुजफ्फरनगर में कहाँ से जी हो सर। बुशरा जी? मीनाक्षी चौक। मीनाक्षी चौक। एक्चुअली मेरा भी होम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर ही है, रहता सहारनपुर सर, में। व्हाट्स योर नेम? मैं नरेंद्र कुमार मलिक एडवोकेट हूँ जी। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। मेरा गांव पड़ता है मुजफ्फरनगर में, थाना फुगाना, आपने सुना होगा। जी जी, सुना है। हाँ बस थाना फुगाना मेरे गांव में ही है, बस ये समझिए, खेड़ा मस्तान गांव है मेरा जी। अच्छे से। जी ये हो गया भाई क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को कुछ? 4th वाला जो पार्ट है। सर ऐसी कंसेप्ट जिससे ये लड़की ये भी सोचे कि मेरे इससे शादी होगी या विवाह होगा फ्यूचर में, ना ना चल ना जाएगा ना ना ना, फ्यूचर वाली बात नहीं कह रहा ये वाली बात तो ये कह रहा है, ये तो ये कह रहा है कि उस स्त्री की सम्मति से जब वह पुरुष ये जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है, भविष्य में विवाह होगा। ये वाले ड्रामे तो अब चल रहे हैं फालतू फंड के। 4-4 साल लिव इन में रहती हैं और फिर जाके कहती हैं जी मैं तो भ्रम में थी। अरे एक आध बार तो भ्रम हो सके, तो 4 साल से भ्रम में थी, इसके साथ रह रही थी। इसको तो अब कोर्ट वैसे भी नहीं मान रहा है। बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं जहाँ उड़ा रहा है ऐसे मामलों को, ठीक है ना भाई? ज्यादा चल रहा है ना सर ये। 4 साल तक तो आप खूब बीन बजा रहे थे, प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे। 4 साल बाद जब तुम्हारे बीच हो गया झगड़ा, हीरे की अंगूठी दिलवाई पति ने, मतलब पति क्या, वही जो उसका लिव इन पार्टनर है। वो कह रही जाके जी मुझे तो ये है ना भ्रम में डाल के मेरे साथ सेक्सुअल मेरा शोषण किया जा रहा है। तो कोर्ट भी अभी ऐसी फाइलें उठा के फेंकने लगी। बहुत सारे मैटर आप लोग देख रहे होंगे कि दैट इज नॉट अमाउंट टू रेप, वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो मामला वो है कि जहां मैरिड है मामला, और मैरिड होने के बाद अब आप ये सोचते होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा कि जिसको यही नहीं पता कि मेरा जी पति है सर। कि नहीं है ना। अनु, ये दिमाग में आ रहा है ना? जी सर, हमारे दिमाग में यही है कि अगर हम मतलब सपोज हम ही हैं, अगर किसी से हमारा रिलेशन है या शादी है, तो इतनी समझ तो हम लोग रखते ही है ना कि भाई ये हमारा रिलेशन में है। अब ये बात सर हमें हमेशा समझ नहीं आती कि उस स्त्री को मतलब ये पता ही नहीं है कि वो उसका हस्बैंड है। तो ये सर हमें बार बार यही समझ नहीं आती बात। अरे ये 1860 की आईपीसी बनी हुई है। ये उस टाइम की है जब पत्नी का तो मुंह लपेट के फेरे दिलाए जाते थे, और वो 2-2 4-4 साल अपने घर रहती थी। उसे बेचारे को ना फोटो थे, ना कुछ मतलब था, ना वास्ता ना था। वो जानती नहीं थी मेरी शादी किसके साथ हुई है, ठीक है ना। तो ये अवस्थाएं जी उन परिस्थितियों को संदर्भित की हुई बनाई हुई हैं। आज के ज़माने में तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस भी नहीं आएगा इसमें कोई ऐसा। सबको पता है कि मेरा पति कौन है, और पति को पता है पत्नी कौन है। लेकिन ये उन अवस्थाओं की है कि जब ज़माने में लाइट नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, है ना। तो इस हिसाब से तो फिर इस पॉइंट को हटा देना चाहिए, क्योंकि नहीं। अब तो ऐसा नहीं है। नहीं हो सकता है कि कोई, देखिए इतना बड़ा देश है, आप ही तो लखनऊ में रह रही हैं,
कुछ फिर भी ऐसे मतलब कभी कभी माइंड में हिट करता है कि अभी चाहे कितने ही आप रूरल एरिया में रहे, कहीं भी रहे, हाँ। पर सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अगर किसी को यही ना पता हो। अगर 0.001% भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी की संभावना है तब भी ये पॉइंट रखा जाएगा। ये पॉइंट रखा है कानून में, तो इससे किसी का अहित थोड़ी हो रहा है। लेकिन अगर वैसी कोई परिस्थिति पिक्चर में आती है तो वो महिला कहाँ जाएगी फिर बेचारी, हाँ सर, फिर तो है ना। होना चाहिए। तो इसलिए वो रखा गया है। तो ये परिस्थितियों बस ऐसा बनाया गया है। ऐसा 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 आज भी हो जाता है बहुत सर कुछ स्टेट जैसे बिहार वगैरह में होता है, वो कोई जबरिया शादी टाइप कुछ ऐसा सिस्टम होता है, मतलब बांध बांध के मुंह लपेट लपेट के ले जाते हैं और पता ही नहीं चलता किससे शादी हुई किससे नहीं हुई। नहीं, वो तो वहाँ पे वो काम करते हैं वो लोग, पूरा गैंग होता है वो, लड़की वाले नज़र रखते हैं कि देखते हैं कि यूपीएससी में कौन क्लियर हुआ है, बीपीएससी में कौन क्लियर हुआ है और उसको उठाया और लड़की से फेरे फारे कराए, बोले बेटा तेरी शादी होगी चल तो ऐसी स्टोरी आपने क्राइम पेट्रोल में भी देखी होगी, कई सारी स्टोरी आती है। तो वो लोग लिस्ट निकाल के देखते हैं कि बंदा कौन, दरोगा कौन बना है, वो पूरी लिस्ट रखते हैं और फिर उठा के अपनी लड़की का ब्याह से कर देते हैं। बाकायदा उसकी स्वागरात वगैरह मनवा के ही भेजते हैं घर जी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये क्लियर हो गया ना, इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जी सर। फिफ्थली कह रहा है विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर ऑफ एनी, ये क्या है, एक देखना ये इंग्लिश वर्ड क्या लिखा हुआ है, सुपीफाइंग है क्या है ये, स्टूपीफाइंग, सॉरी, स्टूपीफाइंग और unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent। पांचवा कह रहा है कि उस स्त्री की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह या तो विकृत चित्ता या मतता, ठीक है ना। ये हमने पीछे भी पढ़े हैं ना, ये दो शब्द कहाँ कहाँ पढ़े हैं, विकृत चित्त, मतता, विकृत, हाँ 81, 81-82 में कहाँ है, 84, 85 84, 85। यस सर 84। जी, विकृत चित्ता या मतता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है। क्या समझे भाई, या तो कोई महिला विकृत चित्त है, विकृत चित्तता के कारण वो कंसेंट दे रही है, उसे नहीं पता बेचारी को विकृत चित्त होने के कारण कि इस कृत्य के क्या परिणाम है, ठीक है, समझ रहे हो ना, प्रकृति क्या है इस कृत्य की, क्योंकि वो सी इज अनसाउंड माइंड। दूसरा कि वो मत्तता की अवस्था में है, इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में है, वैसी अवस्था में वो उस स्थिति में है कि शी डजंट नो, वो नहीं जानती कि वो उस टाइम उस कृत्य के क्या प्रकृति और परिणाम है, नहीं समझ पा रही है। या फिर उस पुरुष के द्वारा या किसी अन्य पुरुष के माध्यम से, किसी अन्य के द्वारा, मतलब पुरुष द्वारा या किसी अन्य के द्वारा कोई ऐसी चीज़ खिला दी पिला दी उसको कि वो ऐसी अवस्था में पहुंच गई कि वहाँ वो अपनी सम्मति देने के क्या परिणाम है, क्या उस कार्य की प्रकृति है, उनको नहीं समझ पा रही है वो, तो वैसी अवस्था में पांचवा अप्लाई हो जाएगा और वैसी सम्मति भी जो है वो शून्य मानी जाएगी। ऐसी सम्मति भी कोई सम्मति नहीं मानी जाएगी। क्लियर हुआ भाई कुछ? पांचवा पॉइंट क्लियर हुआ भाई? कल्पना चौहान, फिरोज खान, राहुल गुप्ता, भानु प्रताप। यस सर। जी सर। छठा कह रहा है, सिक्सथली कह रहा है विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन सी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। छठा कह रहा है उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है। अगर 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री है तो उसकी सम्मति होना या ना होना दोनों बराबर हैं, दोनों सम्मति शून्य हैं। सम्मति नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और सम्मति है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही अवस्थाओं में
रेप माना जाएगा अगर स्त्री की आयु 18 वर्ष से कम की है तो। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके सर। और 7वां कह रहा भैया व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। 7th कह रहा है कि जब वो क्या है, अपनी सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है, तब ये माना जाएगा कि उसकी कोई सम्मति नहीं है। ये 7 अवस्थाएं बता दी गई हैं, ठीक है। और इसमें एक्सप्लेनेशन सर है। इसमें हाँ सर इसमें 5th वाले में ये संज्ञा शून्यकार्य स्वास्थ्य कर पदार्थ दिए जाने के कारण सर यानी कुछ पिलाते वगैरह ये आएगा इसमें। हाँ, वही पिला करके तो कुछ संज्ञा शून्यकारी का मतलब क्या है कि आपको जो आपका जो ज्ञान है उसको शून्य कर देती कोई अवस्था, कोई चीज ऐसी आपको सुंघा दी गई कि आप अपने होशो आवाज में ही नहीं है। ओके सर। कोई अस्वास्थ्यकर चीज किसी स्त्री को खिला दी पिला दी जिससे कि वो ऐसी अवस्था में ही नहीं है कि वो जो कृत्य उसके साथ किया जाने वाला है या किया जा रहा है उसकी प्रकृति या परिणामों को समझ पाए, ठीक है। यस सर। इसके 2 एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, और 2 एक्सेप्शन है 375 के। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन वेजिना सेल आल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा। तो जो इसका प्रथम स्पष्टीकरण है वो योनि शब्द को बता रहा है कि इसमें जो वृत्त बगोष्ठ बाह्य इसको बता रहा है। क्या बताया इसने? लेबिया मेजोरा जो है वो भी उसी के अंतर्गत माने जाएंगे। इज दैट क्लियर? और इसका स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कंसेंट मीन्स एन अनइक्वोकल, क्या है, इक्वोवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन द वुमेन बाय वर्ड्स जेस्चर्स और एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट। इसका स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सम्मति अभिप्रेत है जब स्त्री शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। और इसका प्रोविजो है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 का प्रोविजो भी है। ये कह रहा प्रोवाइडेड दैट अ वुमेन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट बाय द रीजन ओनली ऑफ दैट फैक्ट बी रिगार्डेड एज कंसेंटिंग टू द सेक्सुअल एक्टिविटी। देखिए वो जो मथुरा केस में कोर्ट ने प्ली लेते हुए उन्हें बरी किया था, यहाँ प्रोविजो सेट करके ये कह दिया कि परंतु ऐसी स्त्री के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने विनिर्दिष्ट लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सहमति प्रदान की हो। क्या समझे? अगर वो भौतिकली कोई विरोध नहीं कर रही है तो उसके वैसे विरोध ना करने को ये नहीं माना जाएगा कि उसने अपनी सम्मति दे दी हो। जी, इज दैट क्लियर? यस सर। सर मथुरा वाला जो केस था सर उसका नाम तो तुकाराम कुछ नाम स्टेट था ना सर? तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, 1983 का केस है। ओके सर। ठीक है भाई। अब इसके 2 एक्सेप्शन भी है भाई। एक्सेप्शन है कि ए मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। अपवाद संख्या 1 कह रहा है कि किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से बलात्कार संगठित नहीं होगा। मान लीजिए कोई मेडिकली चेकअप किया जा रहा है तो मेडिकल चेकअप के दौरान ये धारा अप्लाई नहीं हो जाएगी वैसे व्यक्ति पर जो मेडिकल चेकअप कर रहा हो। और सेकंड कह रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। ये कह रहा है कि किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या यौन क्रिया यदि वह 15 वर्ष से कम आयु की हो कि ना हो
तो बलात्संग नहीं है। यहाँ पति पत्नी का जो संबंध है उसको यहाँ क्या कर दिया गया है, अपवादित अवस्था में रखा गया है। लेकिन अगर 15 वर्ष से कम आयु की है तो क्या होगा भाई? तो रेप माना जाएगा। रेप माना जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपका 375 में जो परिभाषा रेप की बताई गई है, ये हमने यहाँ समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। कहीं किसी को कोई डाउट, Yes, sir. कोई समस्या, कुछ ना समझ आया हो भाई? जी बोलिए, आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर। जी भानु जी। हाँ सर, एक्सेप्शन नंबर 1 इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये कह रहा है, एक्सेप्शन कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं? एक्सेप्शन कह रहे हैं, Accept- अपवाद नंबर 1। हाँ, तो ये कह रहा है कि अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप। देखिए, किसी चिकित्सकीय प्रक्रिया या अंत्यप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा। मान लीजिए कोई मेडिकल चेकअप किया जा रहा है किसी स्त्री का, उस मेडिकल चेकअप में यदि डॉक्टर के द्वारा मेडिकल चेकअप के दौरान कुछ ऐसा कृत्य किया जा रहा है जो वहाँ ABCD में कहीं कुछ जो हमने 375 में 4 पार्ट पढ़े हैं ना, ABCD। जी जी। तो अगर हम यहाँ एक्सेप्शन नहीं रखेंगे तो डॉक्टर भी चढ़ जाएगा वहाँ रेप की सूली पे। जी जी। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ मेडिकल चेकअप को क्या किया है, एक्सेप्शन में डाल दिया है। कोई डाउट किसी किस्म का? नहीं कराएगा, हाँ जी। महिला का महिला ही कराएगी, वहाँ आदमी कहाँ से आ जाएगा? कहाँ? वो मेडिकल होगा। अभी एक फिल्म डॉक्टर जी नाम की फिल्म आ रही है, उसे देखो जरा आप। जी सर, उसमें वो गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो मेल ही है। मेल ही है वो, है ना? अगर कहीं नहीं फीमेल डॉक्टर मिल रही है तो मेल को भी मेडिकल चेकअप करना पड़ सकता है। वो मेडिकल चेकअप हो रहा है, मेडिकल चेकअप हो रहा है तो मेडिकल चेकअप को यहाँ एक्सेप्शन दे दिया गया है। देखिए, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस को भी यहाँ संभाल के रखा गया है। अभी एक मसला हम समझ रहे थे कि पत्नी नहीं पहचान रही है पति को, तो ये भी अब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस ही है। तो इसी प्रकार रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस ये भी हो सकता है कि कहीं महिला डॉक्टर ना अवेलेबल हो और पुरुष डॉक्टर को ही चेकअप करना पड़ जाए, तब क्या होगा? तो पुरुष डॉक्टर तो भाग जाएगा नौकरी छोड़ के, अगर एक्सेप्शन में नहीं डालेंगे। वो महिला जाके कह देगी जी मेरे साथ रेप किया इसने। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ एक्सेप्शन में डाली हुई है। सामान्यतः महिला ही चेकअप करती हैं, लेकिन एक बिल्कुल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में अगर कहीं नहीं महिला डॉक्टर है तो पुरुष डॉक्टर को भी चेकअप करना पड़ सकता है। इज दैट क्लियर? जी सर। देखिए, जो कानून हम बनाते हैं, कानूनविद जो कानून बनाते हैं, उसमें वो हर संभावना को काउंट करके चलते हैं। माइनर से माइनर संभावना को भी वो लेके चलते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर यहाँ डॉक्टर को आप नहीं वो करोगे, सेफ गार्ड नहीं दोगे, तो वो नहीं चेकअप करेगा। अब 376 बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप। ठीक है, ये कह रहा है whoever except in the cases provided for in subsection 2 commits rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक अमेंडमेंट नज़र आ रहा होगा आपको बेर एक्ट में। ठीक है, तो ये 2018 में अमेंडमेंट किया है। पहले यहाँ रेप की जो सज़ा थी वो 7 साल थी, अब कम से कम 10 साल है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? LI जी, LI बोले तो
लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। है ना। और ये कब अमेंडमेंट किया गया है? ये 2018 का अमेंडमेंट है और ये 22वां एक्ट है 2018 का। ये ध्यान रखिएगा, आपसे आपके प्रीलिम्स में अमेंडमेंट भी पूछ सकते हैं कि अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये अमेंडमेंट किया गया। तो जितने अमेंडमेंट 2013 वाला है, 18 वाला है, ये अमेंडमेंट को जो है आप ध्यान में रखें। अब जैसे 2013 का अमेंडमेंट है, तो सैयदा आप बताइए 2013 का अमेंडमेंट है वो कौन सा एक्ट है और वो कब से लागू है? सर दंड विधि संशोधन अधिनियम है, 13 का 13वां ही एक्ट है और 3 फरवरी से सर। ये ध्यान रख, देखिए कितना बढ़िया बंदोबस्त याद करने के लिए उन्होंने बना दिया कि 2013 का 13वां ही एक्ट है, बिल्कुल एक सिमिलर लाइन में डाल दिया उसे। तो कितना ख्याल रखा आप लोगों का अमेंडमेंट एक्ट बनाने वालों ने कि वो 13वां ही एक्ट बनाया उन्होंने, और 2013 का एक्ट है और कब से है? 3 फरवरी से वो इन्फोर्स हो रखा है। ठीक है, यस सर। डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट में क्या अंतर है? गायत्री बताएगी। गायत्री, डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट में क्या अंतर है? क्या डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सर इन्फोर्समेंट मतलब होता है जिस दिन वो फोर्स में आया, वो लागू हुआ। और आपने मुझे पता नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने आधा 50% जवाब दिया, बहुत अच्छा दिया आपने। है एक्ट वाली इनएक्टमेंट वो होता होगा जो एक्ट में है डेट, शायद मुझे पता नहीं अच्छे से। चलिए, एनू बताएगी, एनू बताने का प्रयास कीजिए। सर इनेक्ट वो है जिस दिन वो एक्ट बना है और इन्फोर्स वो है जिस दिन वो लागू किया गया है। बहुत बढ़िया। ये दोनों डेट अलग अलग भी हो सकती हैं, दोनों डेट समान भी हो सकती हैं, ठीक है ना। जी सामान्यतः इनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट की डेट जो है वो एक साथ भी हो सकती है, या इनेक्टमेंट की डेट पहले हो सकती है और एनफोर्समेंट की डेट बाद में हो सकती है। ठीक है, जी क्या ऐसा भी हो सकता है कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट बाद की हो और एनफोर्समेंट की पहले हो जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। सर थोड़ा दिमाग लगा के सोचो भाई, ऐसे इतनी बेरुखी से नहीं सर कहने से लाभ नहीं चलता। काम दिमाग के घोड़े दौड़ाओ थोड़े से। ऐसा हो सकता है इनेक्टमेंट आज हुआ हो और लागू 6 महीने पहले से कर दिया हो। भूतलक्षी प्रभाव से भी कुछ एक्ट लागू हो सकते हैं, समझे? ओके सर। जी सर। हाँ, ओके सर। सर ये का एक्ट है ना सर, ये बहुत फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहे हो? ऐसा कोई एक्ट सर जो इनेक्ट पहले हो गया हो और इन्फोर्स बाद में, वो इन्फोर्स पहले हुआ और इनेक्ट बाद में हुआ, ऐसा कोई एक्ट? हाँ, ऐसा एग्जाम्पल वो पीछे योगी बाबा ने कुछ पोस्टर लगवाए थे ना वहाँ दंगइयों के, लखनऊ में। याद आया? पीछे एक जब कुछ दंगे वंगे हुए थे तो वहाँ लखनऊ में कुछ दंगाइयों के पोस्टर लगवाए थे। तो वो लोग चले गए कोर्ट कि जी किस कानून के तहत पोस्टर लगाए गए हैं ये। तो तभी एक क्या आया, अध्यादेश आया, और अध्यादेश जो है वो पूर्व मतलब कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर दिया गया और उसे वैलिड बना दिया गया कि ऐसे ऐसे अगर कोई दंगा करेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, तो उससे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले से उसकी रिकवरी कराई जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर वैसे व्यक्तियों के पोस्टर भी सामाजिक किए जाएंगे कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। ठीक है, तो वैसा ऐसा भी हो सकता है कि उसका इनेक्टमेंट जो है वो बाद में हुआ हो और इन्फोर्समेंट पिछली तारीख से हो गया हो। समझे भाई?
चलिए यस सर। चलिए बहुत और ये आगे। जो 2013 का जो अमेंडमेंट एक्ट है ना सर आईपीसी में, हाँ, उसमें भी सर भूतलक्षी प्रभाव, कौन से वाला? ये जो 2013 में जो अमेंडमेंट एक्ट है आईपीसी में, हाँ हाँ ये भी सर भूतलक्षी प्रभाव है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये तीनों ही अवस्था हो सकती हैं कि इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट सेम डेट पे हो, इनेक्टमेंट एक डेट पे हो, इन्फोर्समेंट बाद की तारीख से हो, इनेक्टमेंट एक तारीख पे हो, इन्फोर्समेंट उससे पहले तारीख से हो। तो तीनों अवस्थाएं संभावित हैं, तीनों अवस्थाएं आपके लिए खुली हैं, किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है जी। तो 376 की सज़ा कितनी हो गई भाई? कम से कम 10 साल, यही आ रहा है ना। शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। और इसका जो अब ये 376 का ये तो है क्लॉज 1 है ना, और नंबर 2 जो है क्लॉज 2 जो है 376 का, वो कह रहा है whoever being a police officer commits rape within the limits of the police station to which such police officer is appointed or in the premises of any station house or on a woman in such public officer's custodies or in the custody of a police officer subordinate to such police officer, और क्या कह रहा है, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए उस पुलिस थाने की जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है सीमाओं के भीतर या किसी भी थाने के परिसर में या ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा या बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन इन सच पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट सबऑर्डिनेट टू सच पब्लिक सर्वेंट, or C, being a member of the armed forces deployed in the area by the central or the state government commits rape in such area, or D, being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force or of a women's or children's institution commits rape on any inmate of such jail, remand home, place और इंस्टीट्यूशन। और ये कह रहा है लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में कि किसी स्त्री से बलात्संग करेगा या केंद्रीय या किसी राज्य या द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा या घा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रसरण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद में होते हुए ऐसी जेल, प्रतिप्रसरण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा। तो क्या हो जाएगा भाई? देखिए ये बहुत लंबी सूची है, इसे आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। आगे के जो हिस्से हैं ये EFGHI हटा दिया गया है, JKLMN ढ तक है ये, और इसमें एक तरह से ये कहा गया है कि कोई किसी के कस्टडी में है उसका दायित्व जो है क्या हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि यहाँ सज़ा क्या हो जाएगी, शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेसमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सनस नेचुरल लाइफ एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास विपरीत है दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडदायी होगा। देखिए ये लोग जो हैं चूँकि इन पर जिम्मेदारी है, ये जो हम लोग यहाँ पढ़ के आए ना सेकंड वाले पार्ट में, इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है, इनकी कस्टडी में है वो महिला। समझ रहे हो ना भाई, कोई पुलिस थाने का अधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी क्या है कि इस प्रकार के अपराध ना हो, या उसकी कस्टडी में वो है तो कस्टडी में उसकी रक्षा करना उसकी ड्यूटी है, उसके बावजूद वो ऐसा कर रहा है। कोई जेल में जेलर आदि करा रहा है, ऐसा काम खुद कर रहा है, ठीक है। कोई रिमांड होम है, रिमांड होम से क्या मतलब है आपका,
जैसे महिलाओं के ये होते हैं आपके, अरे जहाँ महिलाओं को रखा जाता है ना, इसमें सुधार गृह टाइप होते नारी हैं, निकेतन। नारी निकेतन वगैरह। नारी सही, निकेतन। हाँ सही कह रहे हो, नारी निकेतन वगैरह है, या किसी हॉस्पिटल में एडमिट है महिला, वहाँ है, तो वहाँ के लिए नंबर 2 बताया गया है। कोई पुलिस अधिकारी है, कोई केंद्रीय कर्मचारी है, सेना का कोई कर्मचारी है, तो वो अगर ऐसा कृत्य कर रहा है तो उसको यहाँ क्या है, 10 वर्ष से कम की नहीं होगी सज़ा और आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। और उसका आजीवन कारावास कैसा बताया है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए, यानी कि अप टू लास्ट ब्रेथ, टिल द लास्ट। अंतिम सांस तक वो जेल में रहेंगे। ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन बताए जा रहे हैं। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सबसेक्शन, आर्म फोर्सेस क्या है, हॉस्पिटल क्या है, पुलिस ऑफिसर क्या है, वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन क्या है, ये सब ABCD करके 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो इनको आप सेल्फ देखिएगा, है ना। कुछ इसमें मैं एक समझा देता हूँ, अस्पताल समझा देता हूँ आपको। इसमें हॉस्पिटल के बारे में क्या बात कर रहा है, हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा है। हॉस्पिटल मीन्स द पर्सनेट्स ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है, एंड इंक्लूड्स द पर्सनेट्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन ड्यूरिंग द क्या है, कन्वेलियंस ऑफ और ऑफ पर्सन्स रिक्वायरिंग मेडिकल अटेंशन और रिहेबिलिटेशन। तो अस्पताल के बारे में ये कह रहा है कि अस्पताल से ऐसा अहाता अभिप्रेत है, कैसा, और इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सीय देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार के लिए है। ठीक है, मतलब कि हॉस्पिटल का मतलब जो है, हॉस्पिटल का मतलब अंदर जो रूम है वो रूम ही हॉस्पिटल नहीं माने जाएंगे, उसकी पूरा प्रेमिसेस, समझे, पूरा उसका जो परिसर है वो अस्पताल के ही परिभाषा के अंतर्गत आएगा। सर जी, सर मुझे ये पूछना है सर, जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है ना कि शेष जीवन जो है उसका वहीं पे होगा, जैसे अगर इस अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई वहीं पे जेल में, तो सर उसका जो संस्कार है उसको घर वालों को दे दिया जाएगा या वहीं पे ही होगा? नहीं, बॉडी दे उसकी डेथ हो जाती है, बॉडी दे देते हैं घर वालों को। ओके, हाँ, बॉडी दे देते हैं। जब डेथ हो जाती है तो सूचना कर देते हैं कि भाई आपका ये व्यक्ति था हमारे यहाँ, इसकी डेथ हो गई है, तो वो उसका जो है जो अंतिम संस्कार होगा वो घर वाले ही करेंगे। जी, ओके सर। अच्छा, अब नंबर 3 पे आ जाइए। ये कह रहा है whoever commits rape on a woman under 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। अब तीसरा जो इसका पार्ट है 376 का, ये कह रहा है कि अगर 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री पर कोई रेप करेगा तो वहाँ सज़ा जो है कम से कम 20 साल हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट सज़ाएं इसमें हैं, ये आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। मान लीजिए आपको जजमेंट राइटिंग लिखने को आ गया एग्ज़ाम में, और जजमेंट राइटिंग में वहाँ आपको जो विक्टिम है, विक्टिम की एज 16 वर्ष से कम आयु आ रही है, तो वहाँ जब आप निर्णय लिखेंगे तो निर्णय में आप अब कम से कम 20 साल की सज़ा देंगे, 20 साल से कम की नहीं देंगे। अगर आप 20 साल से कम की सज़ा दोगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये सजाएं आपको थोड़ी माइंड में रखनी पड़ेंगी कि भाई ऐसी अवस्था है तो कितनी सज़ा है, वैसी अवस्था है तो कितनी सज़ा है। ठीक, और ये कह रहा है कि जो फाइन है ना, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सा व्यय और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर द सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम, और ये इस धारा के तहत जो भी फाइन लगेगा वो विक्टिम को दिलाया जाएगा।
सरकार के खाते में नहीं जाएगा फाइन, ठीक है। सामान्यतः जो और धाराओं में फाइन लगता है वो स्टेट अकाउंट में जाता है। मान लीजिए कोई मर्डर में फाइन लगाया तो मर्डर में जो फाइन जाता है वो राज्य को जाता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली बोल दिया है कि जो भी फाइन लगेगा वो फाइन विक्टिम को मिलेगा, ठीक है भाई। सर ये जो 16 वाला इन्होंने एज रखी है तो ये तीनों पे ही अप्लाई होगा, जैसे 1, 2, 3 ये, क्योंकि इसमें सर ऊपर जो दिया हुआ है यहाँ पर ये सैनिक वाला जो है ये यहाँ पर तो इसने बताया जो लास्ट 3rd वाला है 20 साल, और इसमें ऊपर वाले में दिया हुआ है इसमें झ में किसी स्त्री से जब भी 16 वर्ष से कम आयु की है बलात्संग करेगा, तो फिर सर उसके लिए तो यही होगा ना 10 वर्ष और कठोर कारावास, उसके लिए तो यही वाला दंड देंगे ना हम सर। फिर कौन से वाला? ऊपर की जो वो दिए हुए हैं सर, ऊपर से जो दिए हुए हैं ये पुलिस 2nd वाले में नहीं, वहाँ एज वाला तो स्पेसिफिक आ गया ना ये। अगर स्पेसिफिक है ये। हाँ, अगर 16 वर्ष से कम आयु की लड़की है तो फिर सजा यहाँ आ जाएगी। ओके सर, ओके, हाँ, यही पूछना था सर। हाँ, ये स्पेसिफिक है। अब 376A देखते हैं क्या कहता है। पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, whoever commits an offence under subsection 1 or subsection 2 of section 376 and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of the woman or causes the woman to be in persistent vegetative state shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death। ठीक है, क्या कह रहा है? 376A बात कर रहा है पीड़ित की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। देखिए, रेप के साथ यदि उस पीड़िता की मृत्यु हो जाए या फिर उसकी अवस्था कैसी हो जाए कि वो लगातार विकृतशील अवस्था में हो जाए, ठीक है, तब क्या अवस्था होगी ये कह रहा है। तो फिर 376A अप्लाई हो जाएगा। और ए कह रहा है जो कोई 376 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान कोई ऐसी क्षति पहुंचाता है जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकेगा। क्या समझे भाई? 376A कब अप्लाई होगी? जब पीड़िता की मृत्यु हो जाए, मार दिया जाए उसको रेप के साथ साथ, और या फिर अब मारा नहीं है तो उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि वो विकृत अवस्था में पहुंच गई, जैसे कि वो अरुणा शानबाग वाला मामला था। जी सर। अरुणा रामचंद्र शानबाग का मामला तो आपको पता ही होगा सबको। यस सर। हाँ, तो उस टाइम ये धारा नहीं थी। अगर उस टाइम भी ये धारा होती तो उसका जो वो था, एक्यूज था उस केस का, उसको केवल 7 वर्ष की सज़ा हुई थी। उस टाइम रेप के लिए 7 वर्ष का ही सज़ा का प्रावधान था। तो वो अपने 7 वर्ष की सज़ा काट के वो तो अपना एक साधारण सामान्य जीवन जी रहा है आज भी, और वो उस महिला ने मतलब मृत्यु से भी बदतर जीवन उसका रहा है। वो जितना जीवित रही है, बेचारी बेड पे रही है ना, कोमा की अवस्था में रही वो, है ना। तो अब आज की डेट में यदि ऐसा कोई कृत्य करेगा जैसा कि अरुणा रामचंद्र शानबाग के साथ हुआ था, तो वो 376A में आ जाएगा। ठीक है भाई? ओके सर। चलिए, अब ये है 376AB। अब यहाँ बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ 12 वर्ष से कम आयु की यदि स्त्री है तब क्या अवस्था होगी, इसके लिए बात करता है यहाँ पे। ये कह रहा है whoever commits rape on a woman under 12 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life,
which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life and with fine or with death। यहाँ भी मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया गया है 376A(b) में भी, और कह रहा है प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट, वही है कि फ़ाइन जो होगा उसके खर्चे वगैरह की प्रतिपूर्ति के लिए जस्ट होगा, और जो भी फ़ाइन होगा वो विक्टिम को दिलाया जाएगा। जैसा हमने पिछली धारा में पढ़ा है वो सेम चीज़ है प्रोविजो में। तो खा बात कर रहा है कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड, ये कह रहा है जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा तक की हो सकेगी और जुर्माने से अथवा मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। तो 376A(b) में स्पेसिफिक एज दे दी है, यहाँ 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के लिए अलग से प्रावधान 376A(b) में कर दिया गया है। इज दैट क्लियर भाई? एक्सक्यूज मी हाँ जी बोलो। सर, ये मेरे तो है ही नहीं है बेटा, जो आप पढ़ा रहे, ये मेरे वाले एक्ट में तो ये है ही नहीं जो आप पढ़ा रहे सर। बेटा एक्ट पुराना तो नहीं है आपका? सर मेरा 2013 वाला है सर। हाँ बेटा, ये अमेंडमेंट 18 में हुआ है ये, तभी तो कह रहा हूँ कि नया ले लो। अब नया लेना पड़ेगा? बिल्कुल, ठीक। पुराने एक्ट जो ठीक है है सर। वो तो बेचारे रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। सर ये 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सर इसमें पॉक्सो भी लगेगी? हाँ अप्लाई होगी बिल्कुल, सर? हाँ पोक्सो भी लगेगी, पोक्सो एक्ट भी लगेगा। ओके सर। पोक्सो एक्ट स्पेशल एक्ट है, वो तो लगेगा ही लगेगा। जहाँ 18 वर्ष से कम आयु की बालिका हुई, पोक्सो तो वही स्पेशल प्रावधान है। फिर वो पोक्सो एक्ट में अलग से विशेष अदालतों का गठन किया हुआ है ना उनके लिए। यस सर। हाँ। तो सर उसको जो पीनल क्लॉज में डालेंगे वो इसी वाले में डालेंगे उसको? हाँ, उसको यहाँ की पेनल्टी भी मिलेगी और वहाँ जो व्यवस्था होगी वो भी मिलेगी, दोनों ही सर? दोनों ही। ओके सर। अब 376B देखते हैं भाई। बी कह रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। ठीक है, ये कह रहा है हुएवर हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ हु इज लिविंग सेपरेटली whether under a decree of separation or otherwise without her consent shall be punished with imprisonment or of either description for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो और इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है इन द सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन इन क्लॉजेज A to D ऑफ सेक्शन 375। ये कह रहा भैया पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन, तो यदि पति और पत्नी दोनों सेपरेशन में रह रहे हैं, ठीक है, जो कोई अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा पृथक रह रही है, क्या समझे, वो पति से अलग रह रही है, या तो वो पृथक्करण की डिक्री के तहत अलग रह रही है या अन्यथा अलग रह रही है, दोनों में नहीं बन रही है, अलग अलग रहने का फैसला स्वयं कर लिया है या कोर्ट से डिक्री लेके अलग रह रहे हैं, पृथक्करण। इसमें डाइवोर्स कंपलसरी नहीं है ना सर? नहीं, ऐसे भी रह सकते। हाँ डाइवोर्स तो नहीं है ना इसमें। देखिए जब हम HMA पढ़ेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें एक पृथक्करण, विवाह का पृथक्करण की डिक्री है वहाँ, ठीक है। सेक्शन 9 नहीं, सेक्शन 9 में तो वो होता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज। हाँ 5 है क्या सर? हाँ जी, हिंदू मैरिज एक्ट का 5 सेक्शन 5? नहीं 5 नहीं है वो, सेपरेशन 10 या 11 है, 10 या 11 में है, 11 में है शायद। 12 में है। नहीं 12 में तो शून्य करनी है, हाँ जी 11 में है। सेपरेशन सर। हाँ सेपरेशन है, उसको सस्पेंशन ऑफ मैरिज कहते हैं। उसमें विवाह जो है वो निलंबित अवस्था में चला जाता है। तो वैसी अवस्था में यदि पति पत्नी के साथ इंटरकोर्स करेगा तो 376B लग जाएगी उस पर, क्योंकि विवाह जो है वो सस्पेंशन की अवस्था में चल रहा है, सस्पेंड हो रखा है। और सस्पेंड होने की अवस्था में जिस प्रकार किसी व्यक्ति, किसी सरकारी कर्मचारी को यदि निलंबित कर दिया जाए तो वो अपनी ड्यूटी तो नहीं कर सकता ना उस दौरान। जी सर। तो उसी प्रकार यहाँ पति पत्नी का जो संबंध है वो सस्पेंशन के दौरान अगर कोई इंटरकोर्स करेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा,
ये धारा लग जाएगी। ठीक है, और अगर सम्मति से करेगा तो क्या होगा भाई? सर अगर वो 15 वर्ष से कम की नहीं है तो तब तो सर वो जाएगा उसमें रेप पे। अगर वो 15 वर्ष से ज्यादा है तो फिर नहीं होगा सर। फिर उनका जो सस्पेंशन है ना वो बंद, वो उसी दिन से ठप हो जाएगा जिस दिन उन्होंने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। यस सर। तो वो सस्पेंशन मैरिज कंटिन्यू हो जाएगी। हाँ, मैरिज कंटिन्यूएशन में आ जाएगी जी। और इसके एक्सप्लेनेशन में वही बता दिया कि इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन इन क्लॉज ए टू डी सेक्शन 375 375 के ए से डी में जो कृत्य बताए गए हैं वो सारे कृत्य यहाँ उनमें से कोई भी एक एक्ट करेगा तो ये धारा लागू हो जाएगी। ठीक है भाई। 376 सी कह रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी whoever being in a position of authority or in a fiduciary relationship or a public servant or superintendent or manager of jail, remand home or other place of custody, etc., etc. D. On the management of a hospital or being on the staff of a hospital abuses such position of fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा इंटरकोर्स अगर करेगा तो 376 सी लगेगा। कहाँ समझे बाबा? जी 376 सी के लिए क्या है कि कोई प्राधिकार में है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है बाय ए पर्सन जो अथॉरिटी में है, प्राधिकारवान व्यक्ति है। यहाँ बता दिया कौन कौन प्राधिकारवान व्यक्ति हैं, तो वो अपने प्राधिकार का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो नॉट अमाउंटिंग टू रेप, यानी कि वो उस स्त्री को जो है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसकी इच्छा सम्मति आदि प्राप्त कर रहे हैं, तब ऐसा हो रहा है तो 376 सी लगेगा। वहाँ वो नॉट अमाउंटिंग टू रेप आ रहा है, यहाँ वो रेप की कोटि में तो नहीं आएगा, लेकिन रेप की कोटि में ना आने पर भी चूंकि उन्होंने अपने संबंधों का नाजायज लाभ उठाते हुए वैसा कृत्य किया है तो 376 सी लगेगी। और सी में जो है वो 5 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी और 10 ईयर्स तक हो सकेगी। इज दैट क्लियर? ओके। कहाँ समझे? इसके स्पष्टीकरण है 1, 2, 3 और 4। स्पष्टीकरण सामान्य से स्पष्टीकरण है, आप स्वयं देखिएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट 376 डी पे आ जाइए जो गैंग रेप की बात करता है। 376 डी गैंग रेप, ये कह रहा भैया वेयर अ वुमेन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन्स कंस्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine, provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। सामूहिक बलात्संग की बात कर रहा भैया 376 डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि गैंग रेप किस धारा में परिभाषित है, किस मतलब दंडित कहाँ किया गया है गैंग रेप को, दंड का प्रावधान कहाँ दिया, तो डी में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। 376 डी ये कह रहा है जहाँ किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है। देखिए वहाँ समूह तो है, तो जरूरी नहीं है कि समूह के सारे लोग ही रेप करें। यहाँ लिखा हुआ है एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, तो बाकी व्यक्तियों का उसमें सहयोग हो सकता है,
वे सहयोगी होने पर भी सेक्शन 34 की तरह लायबल हो जाएंगे। सेक्शन 34 में क्या पढ़ा हमने? सामान्य से। हाँ, तो वहाँ क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि यहाँ किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्ति द्वारा, तो यहाँ रेप एक व्यक्ति भी कर सकता है और एक से अधिक भी कर सकते हैं, एक समूह गठित करके, यानी कि वो जो समूह के मेंबर होने चाहिए वो लोग, या सामान्य आशय को अग्रसर करने के कार्य करते हुए। सामान्य आशय शब्द आ गया यहाँ, सेक्शन 34 अप्लाई होगी इसका मतलब, ठीक है। बलात्संग किया जाता है वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है। तो वहाँ जरूरी नहीं है कि सारे ही रेप करें तब वो रेप में आएंगे। 376D के लिए वहाँ जो सहयोग कर रहे हैं उसका या उनका, मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 में से एक ने रेप किया, बाकी 3 लोग ने उनका सहयोग किया, तो भी D लागू हो जाएगी और D में वो जो रेप कर रहा है उस पर भी ये धारा लगेगी, और जो नहीं वहाँ कर रहे हैं, सहयोगी कर रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए, ठीक है। वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा, प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा, ठीक है, कि उसने बलात्संग का अपराध किया है, और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास विपरीत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और वही बात है, जुर्माना जो है वो पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए, पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा, और जो जुर्माना है वो किसको जाएगा? पीड़िता को जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। और 376 घा का, यानी कि DA बात कर रहा है, अगर गैंग रेप 16 साल से कम आयु की स्त्री के साथ किया जा रहा है तो DA लगेगी, और 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ गैंग रेप किया जा रहा है तो DB लगेगी। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, इनमें सजा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। सजा का मापमान ऊपर नीचे होगा, उसको आप सेल्फ देख लीजिएगा। बाकी सारी कहानी वही है कि जो जुर्माना है वो पीड़ित के इलाज पे खर्च होगा, और बाकी जो भी जुर्माना है वो पीड़िता को ही जाएगा, ठीक। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 376E देख लीजिए, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, ठीक है। ये कह रहा है whoever has been previously convicted of an offence punishable under section 376, 76A, AB, D, DA या DB, इन सेक्शन में अगर उसको पहले से किसी को सजा हो रखी है, and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said sections shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death। तो अगर 376 अंग ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो ऑफेंस को रिपीट करेगा, समझ रहे हो ना, पहले भी वो सज़ा खा चुका है, किन धाराओं में खा चुका है, या तो 376A में खा चुका है, या 376 में खा चुका है, या 376AB में खा चुका है ना। तो ये जो सेक्शन इसमें दिए हुए हैं, इन सेक्शंस में से किसी में भी वो कन्विक्टेड है पहले से, और मान लीजिए बेल पे बाहर आया हुआ है, हाई कोर्ट से उसको बेल हो रखी है, बेल पे आया हुआ है, और दोबारा फिर वो ऐसा ही ऑफेंस करता है, तो फिर उसको 376E में डील किया जाएगा, और उसके लिए सज़ा जो है वो मृत्यु दंड तक चली जाएगी। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये आपका रेप वाला जो सेक्शन है, हमने प्रयास किया इसे समझने का, ठीक है ना। तो आप लोग इसे खुद भी रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, और आज की क्लास का समापन मैं इसी के साथ करता हूँ। अगला एक क्वेश्चन है सर। हाँ, पूछिए। सर ये जो जैसे निर्भया केस हुआ था तो सर उसमें गैंग रेप लगा था, ठीक है, लेकिन सर जो उन्हें सजा हुई थी तो सर ये जो आपका इसमें क्योंकि मृत्युदंड नहीं दिया गया है 376D में, तो सर जो उन्हें मृत्युदंड दिया गया था वो 376A के बिहाफ पे मिला है ना, क्योंकि उसमें वो उसकी मतलब मर भी चुकी थी और वो मतलब इस तरह के
कंडीशन में पहुंचा दी थी, जी तो जी उसी बिल्कुल। बिहाफ पे उन्हें मृत्युदंड मिला हाँ है। हाँ, वो डेथ हो गई थी ना उसकी। जी जी, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओके, हैव ए गुड डे। और आप लोग तैयारी में सर। लगे रहिए। 2012 फरवरी नज़दीक आ गई है आप लोगों की, ठीक है ना। ओके, नमस्कार।